नमस्कार साथियों, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आईवी थेरेपी के थर्ड पार्ट से डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपने देखा। थर्ड पार्ट देखते हैं आईवी थेरेपी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवी थेरेपी, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवी थेरेपी। आईवी थेरेपी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। आईवी थेरेपी के कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हैं। देखिए, कॉम्प्लिकेशंस की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आईवी थेरेपी से, और ये आपको क्या क्या उनसे साइन सिम्टम्स और क्या उनका नर्सिंग इंटरवेंशन है, ये बहुत जरूरी है। क्या इंटरवेंशन करेंगे आप, तो देखिए सबसे पहले आपका एक आता है एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म, देखिए एयर एम्बोलिज्म ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। जब भी अपन आईवी थेरेपी देते हैं, अपन जो आपकी लाइन है उसको फ्लश नहीं करेंगे प्रॉपरली या उसको लूज रखेंगे, तो आपका एक बोलस, एयर का जो बोलस है वो बोलस बन सकता है। ठीक है, जब भी अपन देते हैं, आपने आईवी सेट है उसको अपन ने प्रॉपर फ्लश नहीं किया, ऐसा नहीं किया, तो आपका एयर का बोलस बन सकता। वो बोलस कहाँ जाएगा? आईवी लाइन में जाएगा, और आईवी लाइन में जाके वो कहाँ जाएगा? आपका राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से सीधा लंग्स, और लंग्स में जाके वो डिस्लोजमेंट हो जाएगा, और वही कंडीशन क्या कहलाती है? एयर एम्बोलिज्म कहलाती है। और वहां जाके आपकी जो पल्मोनरी वेन है उनको क्या कर सकता है? ब्लॉकेज कर सकता है। तो आगे क्या क्या चीजें आप इसका इफेक्ट आएगा और क्या नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ इसको देखने को मिलेगा। तो आपने इसका मतलब तो समझ गए कि कोई भी एयर का बोलस है, अगर वो आई लाइन में, आईवी लाइन में चला जाए और वो एम्बोलिज्म कर दे, वो क्या कहलाएगा? एयर एम्बोलिज्म। तो अपन कह सकते हैं एन bolus of and bolus of air enters a bolus of, एन नहीं आएगा इसमें, सॉरी, a bolus of air enters into IV line and cause cause embolism क्या कहलाएगा? एयर एम्बोलिज्म कहलाएगा। यानी कोई भी एयर बोलस है वो चला जाए तो उसको क्या कहेंगे? एयर एम्बोलिज्म बोला जाएगा। देखिए, एयर एम्बोलिज्म चला गया, यहां से इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे? थोड़ा सा समझना। देखिए, एयर बोलस गया और एयर बोलस जाके कहाँ पे? आपके लंग्स में चला गया, तो यहाँ पर चेस्ट पेन होगा, डिस्निया जैसी कंडीशन होगी। वहां से वो पल्मोनरी वेन को ब्लॉक कर देगा, तो आगे जो फ्लूइड है वो एओर्टा में, लाइनी लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, वहां से एओर्टा में नहीं जाएगा। एओर्टा में नहीं जाएगा तो हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन हो जाएगी, हाइपोटेंशन कंडीशन हो जाएगी, बीपी हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा साइनोसिस जैसी कंडीशन होती है, ऑक्सीजन आपके वाइटल ऑर्गन तक नहीं जाएगी, तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये सारा का सारा आपको टेकिकार्डिया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। ये सारे के सारे अपन कहाँ से देख सकते हैं? किस में देखेंगे? एयर एम्बोलिज्म में। तो आपने कहा क्या क्या हो सकता है? चेस्ट पेन होगा, डिस्निया होगा, डिस्निया होगा। इसके अलावा अपन ने हाइपोटेंशन यानी बीपी डिक्रीज हो जाएगा, चेस्ट पेन होगा, डिस्निया होगा, बीपी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इसके अलावा टेकिकार्डिया हो जाएगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो आपने कहा चेस्ट पेन, डिस्निया, बीपी डिक्रीज हो जाएगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा, साइनोसिस, और डिक्रीज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि आपके वाइटल ऑर्गन ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे।
अब इसका नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करना पड़ेगा आपको? नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करना पड़ेगा? नर्सिंग इंटरवेंशन के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, नर्सिंग इंटरवेंशन जब से आपका एयर बोलस जाता है, सबसे पहले स्टॉप द आईवी लाइन। आईवी लाइन को अपन क्या करेंगे? आईवी इन्फ्यूजन को स्टॉप करेंगे। स्टॉप द आईवी इन्फ्यूजन या आईवी लाइन, स्टॉप द आईवी इन्फ्यूजन। आईवी इन्फ्यूजन को स्टॉप कर देंगे, नंबर एक बात। दूसरा देखो, नर्सिंग इंटरवेंशन है, सबसे पहले आप जो कर सकते हैं पेशेंट के लिए वो करेंगे। उसके बाद में अपन किसको इन्फॉर्म करेंगे? डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ पे अपन उस एयर के बोलस को रोक सकते हैं, उसको वापस राइट एट्रियम में ट्रैप कर सकते हैं। और राइट एट्रियम में ट्रैप करने के लिए आपको पोजीशन कौन सी देनी होगी? देखो, एयर का बोलस है वो फ्लूइड से या लिक्विड से क्या होता है? हल्का होता है। तो आप जैसे ही आप पोजीशन अपन देंगे उसके ऑपोजिट साइड में ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो राइट एट्रियम में लाना है तो कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? लेफ्ट। तो लेफ्ट लेटरल देंगे। और ऊपर की तरफ लाना है तो कौन सी देंगे? ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देंगे। तो पोजीशन यहाँ पर जो आपकी दी जाएगी, पोजीशन जो यहाँ पे दी जाएगी वो होगी आपकी लेफ्ट लेटरल विद ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। तो ये जो पोजीशन है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से कि अगर किसी को पल्मोनरी एयर एम्बोलिज्म हो जाए, एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा तो कौन सी पोजीशन देंगे? एयर एम्बोलिज्म के अपन लेफ्ट लेटरल विद ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन पर पोजीशन दी जाएगी। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट अपन क्या करेंगे? एससीपी को नोटिफाई करेंगे। तो नोटिफाई द एससीपी, एससीपी को नोटिफाई करेंगे। नंबर दो बात। नंबर तीसरी बात नंबर तीसरी बात क्या करेंगे? देखिए, अगर ऑक्सीजन की कमी है, साइनोसिस जैसी कंडीशन हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो ऑक्सीजन दे सकते हैं। एडमिनिस्टर O2 एज प्रेस्क्राइब्ड। एडमिनिस्टर O2 एज प्रेस्क्राइब्ड। ऑक्सीजन देंगे, जैसे प्रेस्क्रिप्शन करेंगे वैसे वैसे अपन क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन सकते हैं। तो एडमिनिस्टर O2 एज प्रेस्क्राइब्ड। तो ये आप इसको क्या कर सकते हैं? इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पोजीशन पूछी जाती है। क्यों दी जाती है ये पोजीशन? टू ट्रैप द एयर बोलस इन राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में एयर बोलस को ट्रैप करने के लिए दी जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका जो अपन चलते हैं, सेकेंड कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? कैथेटर एम्बोलिज्म। कैथेटर एम्बोलिज्म। कैथेटर एम्बोलिज्म। देखिए, कैथेटर एम्बोलिज्म क्या है? यहाँ आपने एयर बोलस गया था और यहाँ पे आपने कैनुला लगा रखा है। क्या लगा रखा है? कैनुला। और कैनुला का टिप अगर ब्रेक हो जाए, टूट जाए और वो आईवी लाइन में चला जाए, वो क्या कहलाएगा? कैथेटर एम्बोलिज्म। क्या कहलाएगा? कैथेटर एम्बोलिज्म। देखो, ये कैथेटर एम्बोलिज्म क्यों? आपने एक कैनुला लॉन्ग टाइम तक लगा रखा है, प्लास्टिक का है, वो वहां से क्या हो गया? खराब हो गया। तो वो कहाँ चला जाएगा? आईवी लाइन में। और आईवी लाइन में जाकर के वो कहाँ पे आपका राइट एट्रियम से जाते हुए वही कहाँ पे हो सकता है? लंग्स में डिस्क्लोज हो जाएगा, एम्बोलिज्म कर देगा। और वहां पे आपका क्या, वही कंडीशन बनेगी जैसे आपको पल्मोनरी वेन है उनको ब्लॉक कर दिया, वहां से आपका हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन हो गई, चेस्ट पेन हो गया, डिस्निया हो गया, टेकिकार्डिया जैसी कंडीशन होगी। अगर कोई वीक वेन है तो वहां पे पेन करेगा। और उसके अलावा अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो जाएगा। ये सारी की सारी कंडीशन वहां पे भी आपको देखने को मिलेंगी। तो कैथेटर एम्बोलिज्म का मतलब है कि टिप ऑफ कैथेटर एंटर्स इनटू आईवी लाइन, ब्रेक हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं ए टिप ऑफ आईवी कैनुला enters into vein and cause embolism। ये क्या कहलाएगा? कैथेटर एम्बोलिज्म, ए टिप ऑफ आईवी कैनुला। यानी टिप ऑफ आईवी कैनुला कहाँ चला जाए? एंटर्स कर जाए कि इसमें वेन में ब्रेक हो जाए, या एक ब्रेकेज ऑफ टिप ऑफ कैनुला एंड एंटर इनटू द एयर आईवी लाइन।
और क्या कहलाएगा, एम्बोलिज्म। देखिए जब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात आती है, देखो एयर एम्बोलिज्म हो चाहे आपका कैथेटर एम्बोलिज्म हो, दोनों का जो लगभग है वो सेम ही है। क्यों? क्योंकि ये भी कहाँ जाके लंग्स में जाकर डिस्प्लेसमेंट होता है, वो भी जाके लंग्स में डिस्प्लेस वहां ब्लॉकेज करता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे अपन ने कहा चेस्ट पेन होगा, यहाँ क्या हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, यहाँ क्या सकता है, पेन अलोंग विद पेन अलोंग विद वीक वेन, अगर कोई वीक वेन है और वहां पे अगर वो चला जाए तो पेन होगा। इसलिए इसके अलावा टेकिकार्डिया जैसी कंडीशन मिलेगी, टेकिकार्डिया जैसी कंडीशन मिलेगी। हाइपोटेंशन यानी बीपी कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। इसके अलावा साइनोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, साइनोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। और डिक्रीज डिक्रीज एलओसी, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपने कहा चेस्ट पेन है, डिस्निया है, पेन है अलोंग विद द वीक वेन्स, टेकिकार्डिया है, हाइपोटेंशन है, ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को। देखो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हमेशा कब बताए जाते हैं, माना जाता है कि जो कैथेटर है वो कहाँ पे, जो टिप है कैथेटर का, या वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए और वो कहाँ चला जाए, लंग्स में जाके डिस्लोजमेंट होता है, तब अपन क्या क्या प्रभाव देख सकते हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की। नर्सिंग इंटरवेंशन, क्या नर्सिंग इंटरवेंशन कर सकते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या, नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ आप कर सकते हैं। तो अपन ने कहा सबसे पहले काम तो अगर आईवी लाइन आपने देखा है तो उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। क्लियर है, रिमूव आईवी लाइन। दूसरी बात है, जैसे आपने देखा आईवी लाइन रिमूव किया और आपको पता चला कि कैथेटर का टिप ब्रेक हो गया, तो उससे आगे वाले पार्ट को अपन क्या कर देंगे, वहां से बांध देंगे, यानी एक टोर्निक्यूट अप्लाई कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल, जिससे कि वो आपके आईवी लाइन में नहीं जाए। और उसके बाद में उसको नोटिफाई करेंगे एससीपी को। उसके बाद में एक एक्सरा प्लान कर सकते हैं और एक्सरे में अपन देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो यहाँ पे अपन ने कहा नर्सिंग इंटरवेंशन में सबसे पहले स्टॉप द आईवी लाइन, स्टॉप द आईवी लाइन। दूसरा होगा अप्लाई अप्लाई टॉर्निकेट, अप्लाई टॉर्निकेट as proximally as proximally as possible to the IV साइट। IV साइट के पास में, आई जितना पास में हो सके वहां पे क्या कर देंगे, एक टोर्निक्यूट अप्लाई कर देंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका मेन जो मैनेजमेंट है आपका, जब भी कैथेटर एम्बोलिज्म होता है उसका मेन मैनेजमेंट क्या होता है, यहाँ पे आपका टोर्निक्यूट अप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट यही है। इसका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, नोटिफाई द एससीपी, उसके बाद में एससीपी को नोटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में अपन एक्सरे एक्सरे प्लान कर सकते हैं, एक्सरे प्लान कर सकते हैं और एक्सरे प्लान करके अपन उसकी पोजीशन को देख सकते हैं और क्लाइंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं कि वहां सर्जरी करके अपन उसको निकाला जा सकता है। तो जो सेकंड आपका था वो क्या होगा, कैथेटर एम्बोलिज्म। क्या होगा, कैथेटर एम्बोलिज्म। थर्ड देखिए यहाँ पे, थर्ड अपन बात करते हैं, थर्ड जो आपका आता है फ्लूइड ओवरलोड। थर्ड जो आता है फ्लूइड ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड। ये भी एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। देखिए जब भी अपन अगर कोई भी किसी क्लाइंट को आईवी थेरेपी दे रहे हैं, आईवी फ्लूइड लगा रहे हैं, अगर आपने प्रॉपरली अपन जो रेट आपको दी है उस प्रॉपर रेट से ज्यादा रेट पे अगर अपन फ्लूइड दे देंगे तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फ्लूइड ओवरलोड। रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड ओवरलोड कब होगा, रैपिड
रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन, रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन, रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड। अगर फ्लूइड का रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया तो उसके कारण क्या हो जाएगा, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। देखिए फ्लूइड ओवरलोड आपने जो रेट दी थी उस रेट से आपने ओवर दिया। जब आप फ्लूइड ओवरलोड होता है तो क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आप यहाँ देख पाएंगे, देखना समझना थोड़ा सा। यहाँ पे आपने कहा फ्लूइड आपके नॉर्मल जो रेट थी उससे ज्यादा, इसका मतलब वेन्स में फ्लूइड क्या हो गया, ज्यादा चला गया। वेन में ज्यादा चला गया तो लंग्स में भी ज्यादा जाएगा, लंग्स में ज्यादा गया तो वहां से हार्ट और उसमें एओर्टा में भी ज्यादा जाएगा। इसका मतलब बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो आपकी आर्टरी है उसमें जो पल्स है, पल्स कैसे असेस होंगे, बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। लंग्स में भी क्या हो जाएगा, कंजेशन होगा, डिस्निया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। जब ऑस्कल्टेशन करेंगे तो लंग्स में कैसा क्रेकल साउंड आपको देखने को मिलेगी। अगर नेक वेन्स को अपन असेस करेंगे तो नेक वेन्स को असेस करेंगे तो कैसी होगी, नेक वेन डिस्टेंशन होगी, क्योंकि उनमें फ्लूइड क्या है, बहुत ज्यादा है, तो नेक वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें किसके कारण होंगी, किसके कारण होंगी, आपके फ्लूइड ओवरलोड के कारण। तो यहाँ देखिए वन बाय वन अपन कहेंगे। डिस्निया जैसी कंडीशन हो सकती है, डिस्निया जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, बीपी इंक्रीज होगा, बीपी इंक्रीज होगा, बीपी इंक्रीज होगा। उसके अलावा नेक वेन, नेक वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, नेक वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, नेक वेन डिस्टेंशन। उसके अलावा आपने देखा नेक वेन डिस्टेंशन देखने के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं और उसमें कितने डिग्री एंगल पे रखा जाता है, सेमी फॉलर पोजीशन और 30 डिग्री एंगल जरूरी है। नेक वेन डिस्टेंशन अच्छे से असेस करने के लिए 30 डिग्री पे अपन देते हैं, वो भी कौन सी, सेमी फॉलर पोजीशन। आपकी जो पल्स होंगी वो कैसे होंगी, बाउंडिंग पल्स होंगी, बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी, बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। इसके अलावा और क्या क्या आप इसमें असेस कर सकते हैं, और क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं लंग्स का तो क्या मिलेगा, क्रेकल साउंड देखने को मिलेंगी। तो अपन बोलेंगे क्रेकल्स ऑन, क्रेकल्स ऑन ऑस्कल्टेशन, क्रेकल्स ऑन ऑस्कल्टेशन, क्रेकल्स ऑन ऑस्कल्टेशन। ये तो इसके क्या हैं, ये तो क्या है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात की। अब आता है इसका नर्सिंग इंटरवेंशन, क्या करेंगे, क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होगा इसका। देखिए यहाँ पे नर्सिंग इंटरवेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन, क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होगा यहाँ पे, ये सबसे जरूरी बात है। देखो सबसे पहले अपन बात की, अपने फ्लूइड को क्या किया था, रेट हाई चला दी, क्या कर दिया, हाई रेट पे लेके गए। अब जब भी हाई रेट की अगर बात करते हैं अपन, तो अब यहाँ पे फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, सबसे पहले ये जो साइन सिम्टम्स क्यों आए, आपने रेट ज्यादा कर दी, तो अगर अपन रेट को कम कर दें तो थोड़ा साइन सिम्टम क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन होगा स्लो द फ्लो रेट, स्लो द फ्लो रेट, फ्लो रेट। देखो कई बार अपन बोलते हैं स्टॉप, स्टॉप यहाँ नहीं करेंगे कभी भी, स्टॉप करने से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसमें, तो हमेशा पहले रेट को क्या करेंगे, स्लो करेंगे। उसके बाद में अपन क्लाइंट को क्या दे सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं, जिससे कि उसको कॉम्प्लिकेशन से, और पोजीशन कौन सी देंगे, लंग्स में भी कंजेशन है, क्रेगल्स है, तो अगर फॉलर पोजीशन दे दें तो लंग्स में एक्सपेंशन बढ़ जाएगा, तो कंजेशन कम हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर सेमी फाउलर, सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन दे सकते हैं, सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन दे सकते हैं। तीसरी बात है यहाँ पे, थर्ड आपने बोला यहाँ अपन अब एससीपी को नोटिफाई करना पड़ेगा कि अपना ऐसा चलेगा, तो थर्ड अपन क्या कर सकते हैं, नोटिफाई, नोटिफाई द एससीपी। ये तो आपका एक कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशन है।
इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट या अपन बोलते हैं मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, तो जैसा आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा उसके आधार पे अपन इसका मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। जैसे अगर लेसिक्स प्रेस्क्राइब करता है तो लेसिक्स दे सकते हैं, या फिर अपन बात कर एंटी डायूरेटिक्स की अपन ने बात की, उसके बाद में अपन ऑक्सीजन अगर कंजेशन है, ऐसा है डिस्निया होता है, ऑक्सीजन दे सकते हैं, वो एक अलग है। तो आप बोल सकते हैं गिव लेसिक्स एज प्रेस्क्राइब्ड, गिव लेसिक्स एज प्रेस्क्राइब्ड। नंबर तीसरी बात, गिव O2 एज प्रेस्क्राइब्ड, और बाकी जो भी आपको अपन प्रेस्क्रिप्शन में मिलेगा वो मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन क्या है, वो क्या है, सबसे पहले रेट को क्या करेंगे, स्लो करेंगे। और उसके बाद में आपने कहा पोजीशन कौन सी दे सकते हैं, ये भी कई बार पूछा जा सकता है, कौन सी पोजीशन देंगे, सेम फॉलोअर टू फॉलोअर पोजीशन की बात करते हैं। तो ये फर्स्ट आपका एयर एम्बोलिज्म था, दूसरा आपका कैथेटर एम्बोलिज्म था, और तीसरा आपका यहाँ पे कौन सा देखने को मिला, फ्लूइड ओवरलोड की अपन ने बात की। फोर्थ जो इसका यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आता है वो होगा हेमेटोमा। हेमेटोमा हेमेटोमा देखो, हेमेटोमा का मतलब क्या है, नाम से ही थोड़ा सा पता है। अगर टिश्यूज के अंदर ब्लड का कलेक्शन हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, हेमेटोमा। हेमेटोमा क्यों बन सकता है, क्योंकि जब वेन पंक्चर कर रहे हैं, अगर प्रॉपरली वेन पंक्चर नहीं हुई है और साइड से और हो गई, अनसक्सेसफुल वेन पंक्चर हुई है, तो ऐसी कंडीशन में इंटरस्टिशियल स्पेस या टिश्यूज में किसका कलेक्शन हो जाएगा, ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा, और वही कंडीशन क्या कहलाती है, हेमेटोमा कहलाती है। इसका डेफिनेशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं कह सकता हूँ कलेक्शन ऑफ ब्लड इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस ड्यू टू collection of blood into interstitial space due to unsuccessful venipuncture, अनसक्सेसफुल वेनिपंक्चर के कारण जो इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, हेमेटोमा। क्या कहलाएगी, हेमेटोमा। तो देखिए हेमेटोमा, तो कलेक्शन ऑफ ब्लड इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस ड्यू टू अनसक्सेसफुल वेनिपंक्चर। क्लियर है, ये हेमेटोमा। अब आप ये बताइए मेरे को, इसका डेफिनेशन आपने, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये देखिए, जब भी आपका ब्लड का कलेक्शन होगा तो वहां पे स्किन क्या हो जाएगी, डिस्कलरेशन हो जाएगी, और इसको बोलते हैं अकाइमोसिस। क्या बोलेंगे, अकाइमोसिस। तो आपने बोला सबसे पहले अकाइमोसिस, यानी स्किन डिस्कलरेशन हो जाए मोर देन 5 mm, स्किन डिस्कलरेशन हो जाए मोर देन 5 mm, 5 mm से ज्यादा का अगर स्किन डिस्कलरेशन हो जाए, या मैं कह दूं स्किन डिस्कलरेशन हो जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे, अकाइमोसिस बोलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे पेनफुल हार्ड लंप बन जाए, पेनफुल हार्ड लंप बन जाए, तो आपने कहा अकाइमोसिस, यानी मोर देन 5 mm स्किन डिस्कलरेशन हो जाए, या आपने कहा पेनफुल और हार्ड लंप यहाँ देखने को मिले, ऐसी कंडीशन में अपन इसको क्या बोलेंगे, हेमेटोमा बोलेंगे। क्लियर है। हार्ड लंप क्यों बना, क्योंकि यहाँ अपन में ब्लड का कलेक्शन हुआ और ब्लड यहाँ अंदर क्या हो जाएगा, क्लोट हो जाएगा, तो उसको अपन बोलेंगे हार्ड लंप यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने पेनफुल हार्ड लंप, ये तो आपने कहा तो अकाइमोसिस हो गया, पेनफुल हार्ड लंप बन गया। इसके अलावा भी आपको यहाँ स्वेलिंग जैसी कंडीशन भी देखने को मिलेगी। अब इसका नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, मेन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नर्सिंग इंटरवेंशन। देखो यहाँ मोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
यहाँ मोस्टली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा। आगे वाले जो हेमेटोमा से लेके आगे मैं 3-4 जो डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? देखिए, जब भी हेमेटोमा बनता है, ये आपने कहा अनसेक, तो इसका मतलब ब्लड वहां से क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। तो सबसे पहले तो वहां से क्या किया जाएगा, आईवी लाइन को रिमूव किया जाएगा। स्टॉप एंड रिमूव द आईवी लाइन। आईवी लाइन को सबसे पहले वहां से क्या किया जाएगा, स्टॉप करके रिमूव। फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन तो ये होगा। दूसरी बात है, अपन उसको वहां पर ब्लीडिंग हो रही है या ब्लड का रिसाव हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या कर देंगे, एलिवेट कर देंगे। तो अपन कह सकते हैं एलिवेट द एक्सट्रेमिटी को क्या कर देंगे, एलिवेट कर देंगे। नंबर तीसरी बात यहाँ पे आती है, देखो, अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे। जहां पे आपको लगता है ब्लड का कलेक्शन हो रहा है, वहां पे लीकेज हो रहा है, तो वहां पे अपन क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन वेन को पंक्चर करते हैं, तो वहां जो अपन टाइम, कितने टाइम के लिए अपन प्रेशर अप्लाई, 2 to 3 मिनट के लिए। जबकि अगर आर्टरी को अपन पंक्चर करते हैं, तो मिनिमम 5 मिनट के लिए आपको क्या करना चाहिए, प्रेशर को अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ अपन कह सकते हैं अप्लाई प्रेशर फॉर 2 to 3 मिनट। अप्लाई प्रेशर फॉर 2 to 3 मिनट। 2 to 3 मिनट के लिए प्रेशर अप्लाई कर देंगे। एक और बात, यहाँ पे जब हेमेटोमा बनता है, तो अपन आइस भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, या आइस भी अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन वो भी कैसे, अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन मिला है तो अपन ऐसा कर सकते हैं। तो बोलेंगे अप्लाई आइस एज प्रेस्क्राइब्ड। अप्लाई आइस एज प्रेस्क्राइब्ड, जैसा प्रिस्क्रिप्शन होगा अपन आइस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई बार यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जब किसी क्लाइंट को हेमेटोमा हो जाए अपने लाइन, तो उसका फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। ऐसे क्लाइंट में फर्स्ट जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो क्या होगा, स्टॉप एंड रिमूव द आईवी लाइन, एलिवेट और प्रेशर फॉर 2 to 3 मिनट। ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा, वेन पंक्चर में आप 2 to 3 मिनट के लिए, जबकि आर्टरी पंक्चर में मिनिमम 5 मिनट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा प्रेशर को। क्लियर है? अब थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ जैसा आपने यहाँ हेमेटोमो बोला, एक और होता है यहाँ पे आपका इनफिल्ट्रेशन। जैसा यहाँ हेमेटोमा था, वैसा ही एक और होता है यहाँ इनफिल्ट्रेशन। देखिए, यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन और हेमेटोमा, एम्स जोधपुर 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक पारी में इनफिल्ट्रेशन का डेफिनेशन पूछा गया था और एक पारी में हेमेटोमा का डेफिनेशन पूछा गया था। हेमेटोमा में आपने कहा ब्लड का कलेक्शन होगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, जबकि यहाँ पे क्या होता है, जो आईवी फ्लूइड आप दे रहे हैं, उस आईवी फ्लूइड का क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, और वो कहाँ जमा हो जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा हो जाएगा। वही कंडीशन क्या कहलाती है, इनफिल्ट्रेशन कहलाती है। तो मैं कह सकता हूं लीकेज ऑफ आईवी फ्लूइड into interstitial स्पेस। आपने कहा लीकेज ऑफ आईवी फ्लूइड इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस, वो क्या कहलाएगा, इनफिल्ट्रेशन कहलाएगा। यहाँ लीकेज किसका हुआ है, आईवी फ्लूइड का हुआ है। और तो लीकेज ऑफ आईवी फ्लूइड इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस, ये क्या कहलाएगी कंडीशन, इनफिल्ट्रेशन कहलाएगी। देखिए, जब भी इनफिल्ट्रेशन होगा, यहाँ पे आप क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेंगी। देखो, कई बार होता क्या है, आईवी लाइन है वो वहां पे जो आपकी लगी हुई है, वहां से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपका जो लीकेज है, आईवी फ्लूइड है, वो कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल में। यहाँ देखिए, पेन होगा, जैसे ही आपका आईवी फ्लूइड अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा तो क्या होगा, एडिमा होगा। और तीसरी बात, जैसे ही फ्लूइड है और फ्लूइड के कारण वहां क्या देखने को मिलेगा, कूलनेस देखने को मिलेगी। तो थर्ड आप पॉइंट बोल सकते हो, कूलनेस एट द साइट
साइट पे अपन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कूलनेस देखने को मिलेगा। तो ये चीजें अगर हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो अपन बोल सकते हैं इसका क्या कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी, इनफिल्ट्रेशन। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है, मेन जो इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन। देखिए नर्सिंग इंटरवेंशन की जब अपन बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता था। फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? देखिए जब इन्फिल्ट्रेशन हुआ, इसका मतलब आईवी फ्लूइड कहाँ जा रहा है, आपका इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है, तो सबसे पहले उसको रोकना जरूरी है। तो स्टॉप एंड रिमूव द आईवी लाइन, सबसे फर्स्ट नर्सिंग स्टॉप में बोलेंगे स्टॉप एंड रिमूव द आईवी लाइन। आईवी लाइन को स्टॉप करेंगे और रिमूव करेंगे। दूसरी बात देखिए यहाँ पे अपने रिमूव कर दिया, उसके बाद में और ज्यादा इंटरस्टिशियल वहां एडिमा ना हो, इसके लिए एक्सट्रीमिटी को क्या कर देंगे, एलिवेट करेंगे। तो सेकंड जो पॉइंट होगा यहाँ अपन बोलेंगे एलिवेट द एक्सट्रीमिटी, एलिवेट द एक्सट्रीमिटी। थर्ड पॉइंट यहाँ पे अगर अपन बोल सकते हैं कि जो आपका एससीपी होता है उसको नोटिफाई कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट होगा नोटिफाई द एससीपी। एससीपी का मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इसके बाद में देखिए या तो यहाँ पे जो एडिमा हुआ है, यहाँ पे जो आपका हुआ, उसको अपन ठीक करने के लिए हॉट या कोल्ड कंप्रेस दे सकते हैं, लेकिन एज प्रिस्क्रिप्शन कैसे, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ अप्लाई कंप्रेस वार्म या कोल्ड एज प्रेस्क्राइब्ड, एज प्रेस्क्राइब्ड। क्लियर है? तो जैसा प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलता है उस प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे अपन ये भी अप्लाई ही कर सकते हैं। तो आपका फिफ्थ आपने क्या बोला, इनफिल्ट्रेशन। क्या बताया, इनफिल्ट्रेशन। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। दो एक नाम अभी आपने सुना होगा कि जब भी अपन कैनुला लगाते हैं, कैनुला के लिए अपन किस चीज को ऑब्जर्व किया जाता है, फ्लेबाइटिस और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के लिए। तो फ्लेबाइटिस क्या है और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए आगे यहां आपने बोला फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस का मतलब होता है, आगे टिस लगा हुआ है, इसका मतलब इन्फ्लामेशन है। फ्लेबाइटिस का मतलब वेन में इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ वेन क्या कहलाएगा, फ्लेबाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ वेन क्या कहलाएगा, फ्लेबाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ वेन क्या कहलाएगा, फ्लेबाइटिस कहलाएगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन आपने प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं किया, उसके कारण इसकी एडवांस स्टेज या ऐसा आ सकता है। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे, फ्लेबाइटिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे? सबसे पहले आपको पता है रेडनेस आपने देखने को मिला था, हीट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, पेन यहाँ पे होगा, और साइड पे क्या हो गई, टेंडरनेस एट द साइट पे क्या देखने को मिल सकता है, टेंडरनेस भी देखने को मिलेगा। ये किसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, फ्लेबाइटिस का। जैसे आपने फ्लेबाइटिस जब हमने वीआईपी स्कोर पढ़ा था वहां पे भी आपने फ्लेबाइटिस देखा था, और फ्लेबाइटिस जैसे ही हो जाता है, एक से ज्यादा का स्कोर होता है, तो अपन कैनुला को सबसे पहले क्या करते हैं, रिसाइट करते हैं। और यहाँ पे भी सबसे फर्स्ट अपन को क्या करना है, रिसाइट द कैनुला। यहाँ पे भी अगर अपन नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करता हूं मैं, नर्सिंग इंटरवेंशन की अगर मैं बात करें, नर्सिंग इंटरवेंशन में सबसे पहले अपन ने कहा क्या, नर्सिंग इंटरवेंशन का, तो अपन ने रिसाइट द कैनुला, स्टॉप एंड रिसाइट द कैनुला को क्या करेंगे, रिसाइट करेंगे। दूसरी बात है यहाँ पे फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन जो इसका है वो यही है। अगर इसमें कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, तो फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ क्या देखने को मिलेगा,
फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या, नोटिफाई द एससीपी, नोटिफाई द एससीपी। क्लियर है। उसके बाद में अपन थर्ड यहाँ पे देख क्या कर सकते हैं, वार्म कंप्रेस दे सकते हैं, लेकिन वो भी कैसे होगा, एज प्रेस्क्राइब्ड। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे अप्लाई वार्म कंप्रेस, अप्लाई वार्म कंप्रेस एज प्रेस्क्राइब्ड, अप्लाई वार्म कंप्रेस एज प्रेस्क्राइब्ड। जैसा अपन प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके आधार पे अपन उसको क्या करेंगे, वार्म कंप्रेस दे सकते हैं। तो ये आपने फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ आपने बोला थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में फ्लेबाइटिस तो उसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन के साथ में अगर वेन में इन्फ्लामेशन हो जाए वो क्या कहलाता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो नेक्स्ट डिसऑर्डर देखते हैं या नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की अगर हम बात करते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे थ्रोम्बो, तो इन्फ्लामेशन ऑफ वेन विद थ्रोम्बस फॉर्मेशन। तो यहाँ अपन बोलेंगे इन्फ्लामेशन ऑफ वेन विद क्लोट या थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन के साथ में, थ्रोम्बस फॉर्मेशन के साथ में अगर वेन इन्फ्लामेशन हो जाए वेन का, तो क्या कहलाएगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। यहाँ देखिए इन्फ्लामेशन ऑफ वेन तो है ही, इसके साथ वेन क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, पाल्पेबल हो जाएगी, कोल्ड लाइक वेन हो जाएगी। इसका मतलब उसके अंदर जो फ्लो है वो फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो क्या बन गया, थ्रोम्बस फॉर्मेशन बन गया। ये एम्स भोपाल 2018 में पूछा गया था। यहाँ एम्स भोपाल 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एम्स भोपाल 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे। सबसे पहले इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं। आपने कहा पहले फ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस का वही है आपका, हीट होगा, हीट के साथ यहाँ आपको पता रेडनेस होगा, रेडनेस होगा, रेडनेस, रेडनेस, पेन होगा, टेंडरनेस होगा, टेंडरनेस। ये तो कॉमन है, ये तो दोनों में क्या है, कॉमन है। इसके साथ में और क्या एक्स्ट्रा है यहाँ, इसके साथ में कोड लाइक, कोड लाइक, कोड लाइक हार्ड वेन, कोड लाइक हार्ड वेन, या मैं इसको बोलूंगा पाल्पेबल वीनस कोड, या इसको क्या बोल देंगे, पाल्पेबल वीनस कोड, पाल्पेबल वीनस कोड, इसको क्या बोलेंगे, पाल्पेबल वीनस कोड। या कई बार अपन इसकी बात करते हैं फ्लो, फ्लो के लिए भी आपने क्या कहा था, यहाँ फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सल्गिस फ्लो, क्या बोलेंगे, सल्गिस फ्लो। क्योंकि यहाँ पे इसमें किसका निर्माण हो गया, यहाँ पे इसका किसका निर्माण हो गया, यहाँ पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया, और उसके कारण वेन की जो गुहा है वो भी कैसे हो गई, सक्रिय हो गई। और ऐसी कंडीशन में आप देखो तो सल्गिस फ्लो है, पाल्पेबल वीनस कोड है, इसको अपन बोलेंगे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। अगर क्लाइंट को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। देखिए सबसे फर्स्ट आपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रिसाइट करना पड़ेगा कैनुला को। तो अपन बोलेंगे फर्स्ट नर्सिंग बॉय स्टॉप एंड रिसाइट द कैनुला, स्टॉप एंड रिसाइट द कैनुला। दूसरा होगा यहाँ पे नोटिफाई, नोटिफाई द
एससीपी को नोटिफाई करेंगे। थर्ड आपने कहा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बन गया तो अपन वार्म कंप्रेस देख सकते हैं एज प्रेस्क्राइब्ड, तो अपन बोलेंगे वार्म कंप्रेस एज prescribed, warm compress as prescribed, warm compress as prescribed। तो stop and reside the cannula, notify the SCP। ये आपने, और एक और बात, अब यहाँ पे ट्रीटमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं लेकिन एज प्रेस्क्राइब्ड, तो कंसीडर ट्रीटमेंट भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। जैसे अगर एडवांस स्टेज होती है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की, उसमें पायरेक्सिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो अपन पायरेक्सिया का भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये आपने कहा फ्लेबाइटिस क्या होता है, ये आपने कहा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है, और उसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चलेंगे, इन्फेक्शन क्या होता है। देखिए यहाँ पे इन्फेक्शन, देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कहा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेन के थ्रू चला जाए, वेन के थ्रू कहाँ चला जाए, बॉडी में चला जाए, तो अपन कह सकते हैं वो क्या कहलाएगा, इन्फेक्शन कहलाएगा। तो एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रो आईवी साइट के थ्रू अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ चले जाएं, वेन में चले जाएं, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू आईवी साइट इनटू बॉडी, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, इन्फेक्शन कहलाएगी। इन्फेक्शन के भी देखो दो चीजें हैं, या तो ये इन्फेक्शन हो सकता है लोकल हो सकता है या सिस्टेमिक हो सकता है। लोकल का मतलब है जो आईवी साइट आपने जहां यूज कर रखी है वहां पे हो सकता है, और अगर अपन बात करते हैं सिस्टेमिक की तो पूरी बॉडी पे भी इसका इफेक्ट आ सकता है। तो देखिए इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे दोनों के। तो आपने कहा सबसे पहले अपन लोकल की बात करते हैं। अगर लोकल का मतलब है आईवी साइट पे, तो आईवी साइट पे लोकल अगर होगा तो क्या होगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगी, और ड्रेनेज एट द साइट, यानी कि अगर प्रूलेंट ड्रेनेज पाया जाए, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी बैक्टीरिया की क्या बन गई, कॉलोनी बन गई, तो अपन कह सकते हैं ड्रेनेज एट द साइट। ये तो आपने लोकल बोला, ठीक है। अगर लोकल ऐसा आपको देखने को मिलता है तो तुरंत अपन इसको स्टॉप करके क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और एससीपी को नोटिफाई कर देंगे। देखिए अगर ऐसा मिलता है तो यहाँ पर अपन नर्सिंग इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, रेडनेस लोकल अगर है तो सिर्फ लोकल के लिए यहाँ बोल रहा हूँ मैं, कॉमन नहीं बोल रहा, केवल लोकल के लिए, तो अपन क्या करेंगे, स्टॉप एंड रिमूव आईवी साइट को यहाँ स्टॉप करके रिमूव कर देंगे, और उसके बाद में एससीपी को यहाँ नोटिफाई द एससीपी। दूसरी बात यहाँ अगर सिस्टेमिक की बात करते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होगा। देखो जब भी अगर सिस्टेमिक में आपका कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर होगा, चिल्स के साथ में डायफोरेसिस होगा, हेडेक होगा, बैकएक होगा, बॉडी पेन होगा, वोमिटिंग होगा, ये सारी कंडीशंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ अगर सिस्टेमिक में अगर अपन बात करते हैं तो चिल्स with high grade fever, डायफोरेसिस, उसके अलावा हेडेक होगा, बैकएक होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी, ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। डिस्निया होगा, चेस्ट पेन होगा,
ये सब कंडीशंस अपने को किस में देखने पड़ते हैं, सिस्टेमिक में देखने को मिल सकते हैं। तो आपने कहा लोकल और सिस्टेमिक। अगर आपको सिस्टेमिक अगर ऐसा देखने को मिलता है तो क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होगा, क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होगा यहाँ पे। सबसे पहले अपन नर्सिंग इंटरवेंशन की अपन बात की। देखिए, जब भी किसी को हाई ग्रेड फीवर होता है, इसका अभी तक अपने को पता नहीं है कि किसके कारण हुआ है, क्या हुआ है, तो सबसे फर्स्ट नर्सिंग जो इंटरवेंशन है वो क्या होगा, नोटिफाई द एससीपी। जो फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन है वो यहाँ क्या होगा, नोटिफाई द एससीपी। एससीपी को यहाँ क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे, नंबर एक बार। दूसरा, स्टॉप एंड रिमूव द आईवी साइट को स्टॉप करके वहां पर क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तीसरी बात यहाँ पे, जो भी आपका ये टिप है, जो कैनुला है इसका टिप है या इसका ब्लड सैंपल है, कल्चर के लिए क्या लेबोरेटरी भेजेंगे, तो सेंड सैंपल फॉर कल्चर, सेंड टिप ऑफ कैनुला फॉर सेंड फॉर कल्चर। ये सारा अपन लेबोरेटरी में भेज सकते हैं और उसके बाद में एज प्रेस्क्राइब्ड जो अपन है वो अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक देनी है, कौन सी एंटीबायोटिक क्या है, क्या और मैनेजमेंट करना है, ऑक्सीजन देनी है, क्या करना है, ये सारी उसके आधार पे अपन दे सकते हैं। तो आपने एक और यहाँ पे बोला इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से रिलेटेड आपने कहा सबसे पहले इन्फेक्शन का नर्सिंग इंटरवेंशन होता है नोटिफाई द एससीपी, क्योंकि यह कंफर्म करने के लिए उसके बाद में स्टॉप करेंगे आईवी लाइन को, उसके बाद में अपन यहाँ इसको कल्चर के लिए लेबोरेटरी में भेजा जा सकता है। तो ये आपका आईवी थेरेपी की कॉम्प्लिकेशंस थे, और कॉम्प्लिकेशंस में आपने सबसे पहले एयर एम्बोलिज्म देखा, एयर एम्बोलिज्म के बाद में आपने कैथेटर एम्बोलिज्म देखा, उसके बाद में फ्लूइड ओवरलोड देखा, उसके बाद में हेमेटोमा देखा, उसके बाद में इन्फिल्ट्रेशन देखा, फ्लेवाइटिस देखा, थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस देखा, और लास्ट में आपने इन्फेक्शन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको कॉम्प्लिकेशंस है यहाँ से हर बार एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से रखें। ओके, धन्यवाद।